मैं यशवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद यशवीर सर में। प्रिय साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत और आधुनिक भारत के अंतर्गत अब तक मैं 41 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यानी कि आज जो हमारा आधुनिक भारत का पार्ट है ये 42वां पार्ट है, 42वां आज भाग है हमारा। और इससे पहले आधुनिक भारत के अंतर्गत यानी कि 41 वीडियोस में हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिनको मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं कौन कौन से हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए। एक हमने पढ़ा था बच्चा उत्तरोत्तर मुगल काल, एक टॉपिक हम लोगों ने ये कवर किया है। दूसरा हमने कवर किया था यूरोपीय कंपनियां, और तीसरा हमने करा था आपका कवर नवीन राज्यों का उदय। ठीक है, कुल मिला के ये 3 टॉपिक हमने कवर किए थे और इन 3 टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने 41 वीडियोस अपलोड किए हैं। ठीक है, यानी कि आज हम ये 42वां भाग है और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और वो है हमारा मराठा राज्य। मराठा राज्य को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग 2 मिनट चाहूँगा, उसके तुरंत बाद बिना देर किए हम अपना टॉपिक शुरुआत करेंगे। जो मैं आपके लिए आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूँ मैं उसकी थोड़ी महत्ता की बात करता हूँ। आखिर हमें आधुनिक भारत क्या मेरे से ही पढ़ना आवश्यक है? क्या ये महत्वपूर्ण कितना है, आपके लिए कितना परीक्षा उपयोगी होगा, है ना? तो इस चीज़ को जांचने के लिए 2 तरीके हैं, है ना। एक तो ये कि मैं आपसे कहूँ कि भाई बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आप विश्वास कीजिए, मान लीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो मैंने इससे पहले आपको 3 टॉपिक ये पढ़ाए हैं, उत्तरोत्तर मुगल काल, यूरोपीय कंपनियां अथवा नवीन राज्यों का उदय, इन 3 टॉपिक में से आप कोई भी एक टॉपिक मेरा कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और उसको कवर करने के पश्चात, ठीक, उसको कवर करने के पश्चात आप जितने भी आईएएस के विभिन्न पीसीएस, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट जितने भी एग्जाम है उन सबके प्रीवियस ईयर एक बार सॉल्व करके देखिएगा, तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हम आधुनिक भारत यूपीएससी स्तर तक का कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आई दूसरी, जो बात मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे अनुसार आप महत्वपूर्ण हैं, तो मैं एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, उससे आपका ये वाली बात मेरी क्लियर हो जाएगी। मुझे याद है 2013 में मैं दिल्ली गया था तैयारी के लिए सिविल सर्विस की, है ना। तो मैंने 2013 में जो आपके कहते हैं कोचिंग ली थी, टॉप मोस्ट कोचिंग ली थी दिल्ली में जाकर के, टॉप मोस्ट टीचर थे। ठीक है, तो उस समय मैंने 2013 में जो फीस पे की थी वो फीस पे की थी मैंने 40,000 आधुनिक मतलब इतिहास वैकल्पिक विषय के तौर पर। ठीक है, और जिन सर ने मुझे पढ़ाया था वो दिल्ली के सबसे टॉप मोस्ट टीचर, समझने मेरी बात को, मैं मानता हूं उनको कम से कम 30 वर्ष का अनुभव रहा होगा अपने वैकल्पिक विषय का जो पढ़ाते रहे हैं। ठीक है, और मैंने ये माना कि जब मैं उनसे पढ़ने गया तो मैंने कम से कम उनका जो उन्होंने मुझे पढ़ा, जो उनका अनुभव था 30 वर्षों का, उनका 70% मैंने उनका गेन किया। ये चलो ज़्यादा होता आप 60% मान लो कि मैंने उनके अनुभव का, इतिहास का 60% गेन किया। ठीक है, तो अगर 60% मानो तो 6-18 यानी कि 18 वर्ष का अनुभव लगभग मुझे उनका मिला। ठीक है, और बच्चा दिसंबर 2013 में मेरा पहली बार नेट क्वालिफाई हुआ था हिस्ट्री से। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरा क्या हुआ था, दिसंबर 2013 नेट क्वालिफाई हुआ था। ठीक, और आज हम बात कर रहे हैं 2020 की, एक लंबा समय है ना, 7 वर्ष। यानी कि अगर आप मेरी बात समझो तो ये 18 वर्ष ही है जो मैंने उनसे अनुभव, उनके सर से अपनी हिस्ट्री पढ़ी, और कुछ हद तक मेरा अनुभव, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने के बाद आप ये तो मानते हो कि जिस बंदे ने नेट क्वालिफाई किया है वो अपने विषय का ज्ञान कुछ हद तक तो रखता है। ठीक है, तो 7-8 वर्ष मैंने विषय को पढ़ा, यानी कि 18 और 7 आप मान लो 25 वर्ष। ठीक है, तो लगभग 25 वर्ष का जो अनुभव है ना, वो मैं आपको आधुनिक भारत का यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूँ। तो अब आप समझ सकते हो कि वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है ना। तो आप इस दृष्टिकोण समझ गए ना, तो ये वास्तव में इन सब का निचोड़ है ना, निकाल करके मैं आपको ये सब प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। आज जो टॉपिक है हमारा, आपको इस टॉपिक की समझ में आपको विकसित कराऊंगा मराठा राज्य की। देखो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज मराठा राज्य का एक पूरा स्ट्रक्चर, जिस प्रकार से मैंने आपको पंजाब राज्य का स्ट्रक्चर दिया था उसी प्रकार से, इससे क्या होगा, आपके मराठा राज्य की पूरी समझ विकसित हो जाएगी कि आखिर मराठा राज्य में हमें क्या है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर आपको इतना हेल्पफुल होगा मराठा राज्य का बहुत ज़्यादा। और इस स्ट्रक्चर के बाद
एक एक पॉइंट हम एक एक टॉपिक अपना फिर डिस्कस करना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज मराठा राज्य की। सबसे पहले मराठा राज्य है, बहुत अगर इस टॉपिक की बात की जाए मराठा राज्य की, तो जो पहले से तैयारी में है अथवा वर्तमान में अध्ययनरत है या नवीन अभी नई शुरुआत कर रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं ना, इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा है विभिन्न एग्जाम में। चाहे वो आपको कोई भी एग्जाम हो, हर किसी में इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे मराठा राज्य है। मराठा राज्य है आधुनिक भारत के अंदर चौथा टॉपिक है हमारा मराठा राज्य। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखो, मराठा राज्य को मैंने अपने स्तर से समझने की दृष्टि से कुल मिलाकर के 7 भागों में डिवाइड किया है। कुल मिला कितने भागों में? 7 भागों में। अर्थात इस मराठा राज्य को हम 7 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहले मैं उन सब 7 भाग के वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको मराठा राज्य का स्ट्रक्चर दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके पहले पार्ट की बात करूं कि मराठा राज्य का पहला पार्ट हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है मराठा राज्य के उद्भव के कारण। अर्थात ऐसे क्या कारण थे, चाहे वो आपका सामाजिक हो, चाहे आपके धार्मिक कारण रहे हो, चाहे वो आर्थिक कारण रहे हो, चाहे वो भौगोलिक कारण रहे हो, और विभिन्न कारण, है ना, जो मैं अब डिस्कस करूंगा टॉपिक तब आपको बताऊंगा। तो ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण मराठा राज्य का उदय हुआ। मराठा जैसी शक्ति वास्तव में महाराष्ट्र जैसे राज्य में ही क्यों उद्भव हुआ, अन्य किसी राज्यों में उसका मराठा शक्ति का उद्भव क्यों नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर, इसके पहले टॉपिक में मराठा राज्य के उदय के कारण में। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चा, वो रहेगा हमारा मराठों का प्रारंभिक इतिहास। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा मराठों का प्रारंभिक इतिहास। अगर मैं सेकंड टॉपिक की बात करूं, छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको। जैसे मान लो एक हम घर बनाते हैं, ठीक है, अगर हम अपने घर की, जो हम घर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसको हम निर्माण कार्य करा रहे हैं, अगर हम उस घर की आधार यानी कि नींव को अगर मजबूत नहीं करेंगे ना, तो घर भी मजबूत नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हमें मराठों को बहुत अच्छे से समझना है, मराठों को लेकर के एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एकदम अवधारणाओं को बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर करना है, तो हमें परम आवश्यक है, अति आवश्यक है कि हम उस आधारशिला को, उसकी नींव को समझें। अर्थात ये कि मराठों के प्रारंभिक इतिहास को समझने के बाद शिवाजी और शिवाजी के उत्तराधिकारी या पेशवा, अन्य टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। मेरी बात समझ गया। तो वास्तव में मराठों का इतिहास जो शुरू होता है, क्या वो महाराष्ट्र से शुरू होता है? ऐसा नहीं। हकीकत में महाराष्ट्र से इतिहास शुरू न होकर मराठों का वो इतिहास होता है आपका मेवाड़ के राजस्थान से। अलाउद्दीन खिलजी के समय से इनका इतिहास कहानी शुरू होती है, जब सज्जन सिंह से इनकी कहानी शुरुआत हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी के दबाव के चलते सज्जन सिंह का जो पूरा फैमिली थी वो महाराष्ट्र में आकर के निवास करने लगी थी। और फिर वो धीरे धीरे कहाँ, साउथ इंडिया में गए। साउथ इंडिया के विभिन्न छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के पद वहाँ पर प्राप्त किए और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके आए। तो जब तक हम इनका प्रारंभिक इतिहास ना जानेंगे, तब तक ये हमारे मराठा राज्य समझ में नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें, जो आप इसको बाकायदा स्ट्रक्चर बना लेना बढ़िया से, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो हम तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा शिवाजी। क्या रहेगा? शिवाजी। क्योंकि हम इतिहास में यहाँ तक शिवाजी के पिताजी जो थे उनको यहाँ तक कवर कर लेंगे, इतना हम यहाँ तक इस वाले टॉपिक कवर। अब बात करते हैं शिवाजी की। तो शिवाजी टॉपिक को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया, क्योंकि शिवाजी को समझना अपने आप में, है ना, एक मतलब बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, एक, है ना, बहुत बड़ी मतलब इतिहास में इनका रोल रहा है। तो इतना महत्वपूर्ण इनका व्यक्तित्व है, इनको इतना आसानी से नहीं समझ सकते, है ना। और इनका जीवन पूरा जीवन संघर्ष में रहा है ना। तो इसको समझाने के लिए एक तो ये है कि शिवाजी को लेकर के टॉपिक शुरू करें और वर्ष वाई ईयर वाई मैं आपको पढ़ाता चलूँ, लेकिन वो थोड़ा समझ में नहीं आता है ना, वो बड़े मिक्स हो जाता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड करा इस टॉपिक को, जो हमारा तीसरा टॉपिक है। एक तो हमने डिवाइड करा जो शिवाजी हैं इनके जीवन को, ठीक है, समझना मेरी बात को। और दूसरा जो भाग बनाया वो बनाया प्रशासन। अर्थात हमने शिवाजी के टॉपिक को समझने के लिए 2 भागों में डिवाइड करा, एक जीवन में और दूसरा किस में, प्रशासन में। ठीक है, अब मैं इसको रफ करके ऊपर ले रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं शिवाजी के तीसरा टॉपिक बच्चा हमारा शिवाजी, आप उसको आगे कंटिन्यू करना। शिवाजी,
तो मैंने कहा कि शिवाजी को हमने दो टॉपिक को दो भागों में डिवाइड करा, एक तो जीवन, उनके जीवन के विषय में, और दूसरा उनके प्रशासन के विषय में। इन दोनों ही टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो आपका पीसीएस हो, आईएएस हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो जीवन जो टॉपिक है इसको फिर से मैंने 3 भागों में डिवाइड करा। ये सब आसानी से समझने के लिए किया गया है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। प्रथम भाग, ठीक है, दूसरा द्वितीय भाग, और तीसरा बच्चा तृतीय भाग। देखो प्रथम भाग की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 1627 में, ठीक है। तो 1627 से 1659 तक का इतिहास शिवाजी का हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो प्रथम भाग में हम प्रॉपर पढ़ने के जा रहे हैं। प्रथम भाग में हम प्रॉपर ये पढ़ेंगे कि शिवाजी का जीवन परिचय, एक तो हम क्या पढ़ेंगे, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, जीवन परिचय, और प्लस क्या पढ़ेंगे, इनकी प्रारंभिक जो विजय रही थी, इन्होंने जो प्रारंभिक विजय प्राप्त की थी बहुत सारे क्षेत्रों पर, एक हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है इनके जीवन के प्रथम भाग के विषय में वो ये है कि इनके जीवन का जो प्रथम भाग का बच्चा वो पूरी तरीका से दक्षिण भारत में रहा है, दक्षिण भारत में संघर्षरत, ठीक है। तो इनके जीवन का प्रथम भाग पूरी तरह से दक्षिण जो राज्य थे, दक्षिण भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे उनसे संघर्ष में व्यतीत हुआ था। तो ये हो गया जीवन का प्रथम भाग, यानी कि इनके इस समय से इस समय तक इतिहास को हम जीवन के प्रथम भाग में समझेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे भाग की, ठीक। दूसरे भाग को समझना बच्चों। दूसरे भाग की अगर मैं बात करूँ तो 1659 से शुरुआत करेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे, 1674 तक, 1674 तक पढ़ेंगे। 1674 का मतलब यह है कि इनके राज्याभिषेक से पूर्व की कहानी हम इस वाले भाग में पढ़ेंगे। इनका दूसरा जो भाग है ये पूरी तरीके से जो था, जो बीता था वो मुगलों से संघर्ष में बीता था, मुगलों से संघर्ष, ठीक है। मेरी बात समझ गए आप। यानी उनके शिवाजी के प्रथम भाग जीवन का दक्षिण भारत में संघर्ष से बीता, जबकि उनके जीवन का दूसरा भाग मुगलों से संघर्ष में बीता। और बच्चा बात करें अगर हम तीसरे भाग की, ठीक है, तो इसको ये मैं लिख देता हूँ। अगर तीसरे भाग की बात करें तो इसको डिवाइडेशन करते हैं तो हम बात करेंगे 1674 से 1680, 1674 से 1680, क्योंकि 1680 में 1680 में इनका देहांत हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात तृतीय भाग में है क्या, तो इनके राज्याभिषेक से लेकर के मृत्यु तक का इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आई। तो इस प्रकार से शिवाजी वाले जीवन के हमने भाग को, इनके भाग को हमने 3 भागों में डिवाइड करके बहुत ही आसानी से हम ये चैप्टर समझ पाएंगे, ठीक है। तो शिवाजी के जीवन वाला भाग कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं प्रशासन की। आखिर हम प्रशासन में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चे मैं बात करता हूँ प्रशासन की। तो देखो प्रशासन को सामान्यतः हम कई सारे भागों में डिवाइड करके पढ़ने जा रहे हैं। तो एक तो हो गया आपका जीवन वाला पार्ट, ठीक है, और एक हो गया आपका प्रशासन। तो प्रशासन में हम पढ़ेंगे इनका केंद्रीय प्रशासन। क्या पढ़ेंगे, केंद्रीय प्रशासन। और केंद्रीय प्रशासन में हम विशेष रूप से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चा अष्टप्रधान। क्या पढ़ेंगे, अष्टप्रधान। अगर शिवाजी के प्रशासन की बात हो और प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन की बात हो और उसमें अष्टप्रधान की बात न की जाए तो बात ही बेकार, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न अगर प्रशासन से पूछे जाते हैं तो बच्चा वो अष्टप्रधान के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। 8 अधिकारी थे, इनका एक समूह था, मंत्री थे, अपने आप में मंत्री परिषद जैसा कार्य करते थे। तो ये 8 के 8 अधिकारी आपको जानने, क्योंकि आईएएस अथवा पीसीएस विभिन्न परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियर। दूसरा मैं बात करूँ आपसे तो हम बात करेंगे प्रांतीय प्रशासन की। प्रांतीय प्रशासन। नेक्स्ट हम तीसरा जो पार्ट रहेगा इनके प्रशासन का वो पढ़ेंगे हम आपका कहें तो नगरीय प्रशासन। क्या पढ़ेंगे बच्चा, नगरीय प्रशासन। नेक्स्ट चौथा हम टॉपिक रहेगा हमारा स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन। नेक्स्ट बच्चा 5वां जो पार्ट रहेगा हमारा, ठीक है, स्थानीय प्रशासन के बाद 5वां पार्ट रहेगा हमारा न्याय प्रशासन या न्याय व्यवस्था। आप कह सकते हैं इसको, चाहे न्याय व्यवस्था लिख सकते हो, प्रशासन या व्यवस्था लिख सकते हैं, ठीक है। ये 5 हो गए। नेक्स्ट मैं रफ कर रहा हूँ इसको दोबारा से, ऊपर से आप इसको बाद में लिख लेना, ठीक है। न्याय के बाद हम इनका अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, मान लीजिए आपका न्याय हो गया, ठीक है, सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था।
इसके साथ ही हम पढ़ेंगे राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था, अगर शिवाजी के राजस्व व्यवस्था की बात की जाए यानी कि मराठों की बात की जाए तो इसमें दो टॉपिक हम विशेष रूप से पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं चौथ और एक पढ़ते हैं हम सरदेश मुखी, है ना। क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो केवल प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं है, लगभग 60 से 70% आपका मेरी वीडियो में मेंस भी कवर होगा, ठीक है, ये गारंटी है। तो राजस्व व्यवस्था में चौथ और हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, सरदेश मुखी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे सैन्य हो गया, एक टॉपिक और बचता है शिवाजी के प्रशासन में धार्मिक नीति। तो हम क्या पढ़ेंगे, शिवाजी की धार्मिक नीति को पढ़ेंगे, रिलीजन पॉलिसी, कि मतलब धार्मिक नीति का क्या महत्व था शिवाजी के प्रशासन में। इन सब टॉपिक को हम शिवाजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा टॉपिक क्या होगा, कवर होगा। क्लियर। तो अभी तो बस स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम एक एक टॉपिक शुरुआत करेंगे, ठीक है बच्चा। तीसरा टॉपिक वो हमारा शिवाजी, और चौथा टॉपिक जो हमारा रहेगा अब वो आएगा शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी, इन चौथा टॉपिक है हमारा शिवाजी के उत्तराधिकारी, ठीक है। तो देखो, जैसे ही शिवाजी का 1680 में देहांत होता है तो सबसे पहले जो उत्तराधिकारी बने थे वो कौन बने थे, संभाजी बने थे, संभाजी। और संभाजी जो थे 1680 से 1689। 1600 इनके पश्चात राजा राम, उत्तराधिकारी कौन हुए, राजा राम। राजा राम 1689 से बच्चा ये रहे थे आपके 1700। राजा राम के पश्चात इनका देहांत हुआ था। उसके पश्चात शिवाजी सेकंड, उत्तराधिकारी कौन हुआ, शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड का कार्यकाल जो था 1700 ईस्वी से 1707, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं यहाँ आपको बताऊं, शिवाजी सेकंड जो थे, है ना, शिवाजी सेकंड जो थे, इनकी जो संरक्षिका थी वो इनकी माँ थी, और माता का नाम था ताराबाई। यानी कि वास्तव में यहाँ पर ताराबाई को ही पढ़ना है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है, कि राजा राम का उत्तराधिकारी कौन था, तो शिवाजी विकल्प में होगा या फिर ताराबाई, ठीक है। ये संरक्षिका थी किसकी, शिवाजी की। ये राजा राम का पुत्र था शिवाजी सेकंड, ताराबाई इनकी माँ थी, ठीक है। नेक्स्ट इनके पश्चात जो हम पढ़ेंगे बच्चा, वो पढ़ेंगे साहू जी को, साहू जी। और साहू जी का जो समय था 1707 से रहा था 1749, ठीक है। बात समझ में आई। साहू जी के कोई पुत्र नहीं था, तो साहू जी के समय जो मराठा राज्य था वो दो भागों में डिवाइड हुआ। दो भागों में क्या हो गया, टूट गया। एक तो बनी सतारा, दो शाखाएं बनी मराठा राज्य की, सतारा, और एक बनी बच्चा कोल्हापुर। कोल्हापुर, सतारा मुख्य शाखा रही थी और दूसरी शाखा कौन सी, कोल्हापुर थी, ठीक है। जब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा तब इस चीज के विषय में विशेष रूप से आपको स्पेशली बताऊंगा कैसे डिवाइडेशन हुआ था, कौन उत्तराधिकारी क्या हुआ था, ठीक है। इसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो फिलहाल अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं केवल। तो साहू जी तक हमने कवर किया चीजें, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शासक की बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। साहू जी के पश्चात देखो कौन शासक बनते हैं। साहू जी के पश्चात नेक्स्ट जो शासक बने थे वो बनते राजा राम सेकंड। राजा राम सेकंड, राजा राम सेकंड का जो कार्यकाल था वो 1749 से 1777, ठीक है। इनके विषय में एक इनके समय की महत्वपूर्ण घटना थी, वो इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है बताने के लिए कि आपका समझ में थोड़ा सा टॉपिक समझ में आएगा, इसलिए और कुछ नहीं है। संगोला की संधि 1750, क्योंकि पेशवाओं के विषय में भी आपको टॉपिक समझाऊंगा, पेशवाओं के विषय में आपको स्ट्रक्चर दूंगा तब समझ में आएगा। तो संगोला की संधि 1750 में राजा राम और बालाजी बाजीराव के मध्य संधि हुई थी, और उसके द्वारा जो सारे अधिकार थे छत्रपति के वो सब किसको दे दिए गए थे, पेशवा को दे दिए गए थे। तो बस इसलिए महत्वपूर्ण है। बाकी हम राजा राम को जब डिस्कस करेंगे तो इस संधि के विषय में, इनके विषय में पूरा डीपली पढ़ेंगे, क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब राजा राम के पश्चात अगर हम बात करें अगले शासक कौन थे, तो वो थे आपके शाहजी, ठीक है। शाहजी या साहू सेकंड मिल जाता है, साहू सेकंड लिख दो आप, ठीक है। साहू सेकंड थे। साहू सेकंड का जो टाइम पीरियड था बच्चा वो रहा था 1777 to 1808, ठीक है। इनके विषय में जानेंगे। नेक्स्ट जो अगला शासक था वो था प्रताप सिंह। कौन था, प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह 1808 से 1839, क्लियर। और लास्ट जो शासक था वो कौन थे, तो वो थे शाहजी अप्पा साहिब।
शहाजी अप्पा साहिब। अंतिम मराठा शासक जो था शहाजी अप्पा साहिब, और टाइम पीरियड था 1839 से 1848। क्लियर? ये अंतिम शासक थे। इसके पश्चात जो सतारा राज्य था, मराठों का शेष अवशेष भाग जो बचा था, क्योंकि आप जानते हो इससे पहले 3 आंग्ल मराठे हो चुके थे, मराठा राज्य लगभग समाप्त हो चुका था। तो 1848 में सतारा राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। तो जब मैं आपको यहाँ तक पहुँचूंगा टॉपिक के, तो आपको विस्तार रूप से उस विषय में बताऊंगा। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा शिवाजी का उत्तराधिकारी। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट टॉपिक की। अब आएगा हमारा, जैसे कंप्लीट हुआ तो संगोला संधि, तो यहाँ से शुरुआत होती है पेशवाओं की। ठीक है, एक मिनट जरा मैं वीडियो चेक कर लूँ, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत करो वीडियो भी ना बन, कोई दिक्कत हो जाए। थोड़ा सा 1 मिनट जरा। ठीक है, ओके एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई हमारे, आपका कितने पार्ट हो गए हमारे, 4 डिवाइडेशन हमने, 3-4 जो भी थे आपके, आई थिंक पहला, दूसरा, तीसरा, 4 टॉपिक हमारे हो गए शिवाजी का उत्तराधिकारी। तो अब बात आती है, अब जो हमारा 5वां टॉपिक आएगा बच्चा, वो आएगा पेशवाओं के अधीन, पेशवाओं के अधीन मराठा राज्य। पेशवाओं के अधीन मराठा राज्य, अब ये हमारा 5वां टॉपिक है। हम इसको जब पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको डीपली बताऊंगा, लेकिन स्ट्रक्चर में आपको बता दूं तो इसमें जो हम पहला हमारा पार्ट रहेगा, ये भी हमारा पहला पार्ट रहेगा पेशवा, और दूसरा पार्ट रहेगा, है ना, प्रशासन। क्या पढ़ेंगे हम? प्रशासन। प्रशासन का मतलब ये हो गया कि पेशवाओं के अधीन मराठा राज्य का प्रशासन। सेकंड पार्ट हमारा ये रहेगा, पहला पार्ट हो गया हमारा पेशवा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ से पेशवाओं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब मैं आपको पेशवा पढ़ाऊँगा तो एक एक पेशवा के विषय में पूरी कहानी समझाऊंगा, और पानीपत का तृतीय युद्ध भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कई बार परीक्षाओं में इन पेशवाओं का, जितने पेशवाएँ हुए हैं, इन सब पेशवाओं का क्रम लगवा लेता है। तो मैं एक स्ट्रक्चर आपको पेशवाओं का पूरा दे रहा हूँ, जिससे आपको वर्ष सहित पूरा समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो पेशवा की हम शुरुआत करते हैं, उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, यहीं से प्रश्न पूछने शुरू हो जाते हैं पेशवाओं से। इनका टाइम पीरियड था 1713 से बच्चा 1720। ठीक है, दूसरे जो थे वो थे बाजीराव फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड था 1720 से 1740। ठीक है, इनके पश्चात जो बने थे तीसरे, वो बने थे बालाजी बाजीराव। इनका टाइम पीरियड था 1740 से 1761। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब जो आपके थे वो अगले जो थे वो माधवराव फर्स्ट। इनका टाइम पीरियड था 1761 से 1772, 1772। यानी कि 4 पेशवा ये हो गए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ आगे लिखने के लिए। ठीक है, तो माधवराव फर्स्ट 1761 से 1772। अब आगे देखें। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसमें बच्चा, आपको इतिहास को समझने में और मराठा राज्य को समझने में। ठीक है, माधवराव के पश्चात जो आपके बने थे वो बने थे नारायण राव का जो टाइम पीरियड था वो था 1772 से 1773। क्लियर? इनके पश्चात जो बने थे मराठा पेशवा रघुनाथ राय का टाइम पीरियड था वो था 1773 से 1774। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? गुड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, अब चौथा जो हमारा 4, 2, 6, 7वां जो हमें पेशवा पढ़ना है वो कौन पढ़ना है, तो उसको देखो, वो रहेगा हमारा माधवराव नारायण, या दूसरा नाम मिलता है बच्चा इसका माधवराव सेकंड। ठीक है, अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो 1774 टू 1796, 1796। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम पेशवा बस के बाद आ जाएगा तो वो था आपका
बाजीराव सेकंड। यानी कितनी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि अंतिम मराठा पेशवा कौन था। विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो आपका रेलवे तक का एग्जाम हो तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बाजीराव सेकंड का जो टाइम पीरियड था वो 1796 से 1818, 1818। और 1818 में क्या हुआ था, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब ये प्रश्न आएगा कि भाई कौन अंग्रेज था, कौन गवर्नर जनरल था, क्या था, तो जब हम बाजीराव को पढ़ेंगे तब मैं आपको इनके विषय में वहाँ पूरा कहानी समझाऊंगा। और ये अपने आप में छोटे मोटे टॉपिक नहीं है, अपने आप में ठीक ठाक टॉपिक हैं, मतलब इनके विषय में हम जानेंगे तो मराठा समझ में आएगा। ठीक है, और इनके पश्चात बाजीराव अंतिम पेशवा थे। इनके जो दत्तक पुत्र थे क्या कहते हैं आपके धंधु पंत या नाना साहिब, जिन्होंने 1857 क्रांति में कानपुर में उस क्रांति का नेतृत्व भी किया था। तो वो बाद में यहाँ से कहानी बढ़ जाती है आगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करते हैं मराठा के अधीन, पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन। ठीक है, ये हमारा हो गया टॉपिक। इनका क्रम याद करना पड़ेगा आपको, विभिन्न परीक्षाओं में इनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, स्पेशली पीसीएस में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर मैं प्रशासन की बात करूं कि हमें प्रशासन में क्या पढ़ना होगा, तो देखो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम केंद्रीय प्रशासन। देखो यहाँ पर हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना है, मराठाओं के अधीन हमें प्रशासन को इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, बहुत सूक्ष्म रूप में पढ़ना है। हमें डीपली कहाँ पढ़ना है, शिवाजी का। ठीक है, शिवाजी का प्रशासन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनका प्रशासन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। केंद्रीय प्रशासन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम प्रांतीय प्रशासन, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपका नगरीय प्रशासन, उसके पश्चात पढ़ेंगे हम स्थानीय प्रशासन, नेक्स्ट पढ़ेंगे राजस्व प्रशासन, राजस्व व्यवस्था कह सकते हैं चाहो तो आप, राजस्व व्यवस्था। और साथ में पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट आप कंटिन्यू करते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और पढ़ेंगे हम सैन्य प्रशासन। इनके मतलब पेशवाओं के समय सैन्य व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार की सेना हुआ करती, कौन कौन से सेना के अधिकारी हुआ करते थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था, अर्थात इस समय न्याय करने वाले कौन कौन अधिकारी थे, जो उन अधिकारियों के नाम पूछे जाते हैं। इतना डीप में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं, मराठा में शिवाजी के प्रशासन से आते हैं। ठीक है, इन सबको हम कवर करने के पश्चात इस प्रकार से हमारा बच्चा 5वां टॉपिक कवर हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं छठे टॉपिक की। तो हमारा छठा टॉपिक क्या रहेगा, तो छठा टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा, क्योंकि देखो हमने मराठा को उद्भव को पढ़ा है ना, प्रारंभिक इतिहास को भी जानेंगे हम, उसके पश्चात हम शिवाजी को पूरा पढ़ेंगे। शिवाजी को पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, उनके उत्तराधिकारी को पढ़ेंगे। फिर पेशवाओं को 2 भागों में पढ़ा हमने, पेशवाओं का राजनीतिक और उनका प्रशासनिक। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वो आएगा छठा पार्ट, तो वो आएगा बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वो आएगा मराठा तथा अंग्रेज संघर्ष। मराठा तथा अंग्रेज संघर्ष, ये हमारा छठा टॉपिक रहेगा। मैं इसमें समानता आपको एक रूपरेखा प्रदान करूंगा। सबसे पहले रूपरेखा का मतलब यहाँ पर ये है कि आखिर ऐसे क्या कारण थे, क्या ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, ऐसी क्या मतलब परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिनके कारण मराठों के और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ था। क्लियर। और प्रॉपर जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, अगर संघर्ष की बात करें तो इसमें हमें 3 युद्ध पढ़ने होंगे। कौन कौन से पढ़ने होंगे, 3 युद्ध पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, पहले तो पढ़ेंगे हम प्रथम आंग्ल मराठा, ठीक है, युद्ध। पहला तो हम ये पढ़ेंगे। अब बात आती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। जिस प्रकार से मैंने आपको कर्नाटक के युद्ध या प्लासी, बक्सर, बहुत सारे युद्ध समझाए, उसी प्रकार से मैं आपको ये तीनों युद्ध भी समझाऊंगा। और वादा करता हूँ आपसे इतनी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक बार वीडियो पूरी देखने के बाद दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपका कहानी के रूप में बिल्कुल युद्ध रहेगा, एकदम कहानी के रूप में, है ना। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से स्टार्ट करेंगे हम तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो एकदम कहानी के रूप में रहेगा प्रथम आंग्ल। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ संधियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, मैं उनके नाम लिखवा दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर में आपको याद रहेगा। जैसे कि हमें यहाँ पर पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं आपको, पुरंदर की संधि। ये वो पुरंदर की संधि नहीं है जो शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी, दूसरी है। इसको जो हम पढ़ेंगे 1776 में हुई थी, इसको जानेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बड़गांव की संधि।
बड़गांव की संधि, ये जो आपकी हुई थी 1779 में हुई थी। ये संधियां ही नहीं है बल्कि इन संधियों के विषय में जानेंगे और इन संधियों किस प्रकार से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कराया उस बात को भी समझेंगे एकदम पूरा कहानी के रूप में। फिलहाल तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बस समझने के लिए। और तीसरी पढ़ेंगे हम सालवाई की संधि। ये संधि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सालवाई की संधि, और ये हुई थी 1782 में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, टाइम पीरियड में लिख दे रहा हूँ आपको, ये हुआ था 1775 से 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपका 1803 से 1805। क्लियर। और इसमें जो संधियाँ थी वो भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें पहली संधि हमारी वैसन की संधि है। वैसन की जो हुई थी बच्चा आपकी, ये हुई थी आपके 1802 में। यानी कि युद्ध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की जो रूपरेखा बन गई थी, जो इसकी आधारशिला बन गई थी, वो वैसन की संधि में ही बन गई थी। क्लियर। दूसरा हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर, इसमें एक पढ़ेंगे देवगांव की संधि। इन संधि का महत्व मैं आपको अभी समझाऊंगा, क्यों महत्वपूर्ण, क्यों इतनी हमें पढ़नी पड़ेंगी। देवगांव की संधि इस युद्ध का पार्ट है। देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। ठीक है। और तीसरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की संधि ये भी 1803 में हुई थी। क्रम में यही है, पहले वैसन, फिर देवगांव, फिर सुरजी अर्जुन गांव। 1803 दिसंबर में थी, ये भी दिसंबर में, लेकिन डेट में अंतर है। ठीक है, वो मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा जब वीडियो पढ़ाऊंगा तो इसको प्रॉपर तरीके से तब। अब बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, अगर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो 1817 से 1818 लिख देना आप। टाइम पीरियड साथ दिख नहीं रहा होगा नीचे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, और इसमें हमें विशेष रूप से दो संधियों को जानना है, पूरे युद्ध को समझना है कहानी के रूप में, उसके साथ साथ दो संधियों का विशेष महत्व है। ये है ना, पहले मैं संधि बता रहा हूँ फिर इनका महत्व बताऊंगा। तो दूसरी जो हमारी दो संधि हैं वहाँ पर एक है आपका पुणे की संधि। ठीक है, वो हुई थी 1817 में, और दूसरी है मंदसौर की संधि, वो हुई थी 1818 में। इस प्रकार से तीन आंग्ल मराठा युद्ध हमारे क्या हो जाएंगे, कवर। अब मैं बात करूँ ये संधियाँ मैंने इतनी सारी क्यों लिखी हैं, इनको मैं वहीं लिख देता, यहाँ लिखने की जरूरत क्या थी। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब आप पहली बार पहले पेज से स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, इन संधियों का विभिन्न परीक्षाओं में वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि बड़गांव की संधि देगा, सालवाई की संधि देगा, ठीक है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि देगा, देवगांव की संधि देगा। तो इन चारों का अगर इनके वर्ष लिखे होंगे और एक के आगे एक का वर्ष गलत लिखा होगा तो आपसे पूछेगा कौन एक सुमिलित नहीं है। ठीक है, यह क्या करेगा, चारों आपको संधि दे देगा ABCD में, और कहेगा आपसे इनमें सबसे पहले कौन सी हुई थी, या तो ये करेगा, या फिर क्या करेगा, कोई भी चार्ट देगा और आपसे क्रम लगवाएगा, वर्ष नहीं देगा, क्रम लगवाएगा। इन चार क्रम को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसलिए बच्चा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट तो हमारा 6 टॉपिक हो गए। अब जो हम मराठा में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, 7वां टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा मराठा पतन के कारण। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा, मराठा पतन के कारण। और हम इस टॉपिक में बहुत सारे विभिन्न कारणों की चर्चा करेंगे जिनके कारण मराठों का क्या हुआ था, पतन हुआ था। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से मराठों का हमारा स्ट्रक्चर बना। अब जो हम शुरुआत करेंगे वो पहले वीडियो जो मेरी अब मराठा राज्यों पर आएगी उसमें आपका पहला टॉपिक रहेगा, उसमें 2 टॉपिक कवर करूंगा। एक तो आपके मराठा उद्भव के कारण और मराठों का प्रारंभिक इतिहास। मराठों के अंतर्गत 42 पार्ट ये हो गया। 43 जो पार्ट आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें आपके 2 टॉपिक पहले वाले में कवर करूंगा, मराठा उद्भव के कारण और दूसरा मराठों का प्रारंभिक इतिहास। देन उसके बाद हम कवर क्रम बाई आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहे हो, है ना, या आप विभिन्न अन्य परीक्षाएं, जैसे कि आप विशेष रूप से इतिहास विशेष परीक्षा दे रहे हैं, जैसे PGT, NET, JRF, TGT, उनमें आपका अगर उन परीक्षाओं में आपका इतिहास विषय है, राजस्थान में आप ग्रेड वगैरह ग्रेड 1 ग्रेड 2 परीक्षाएं सब्जेक्ट से दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो इतना अगर कुछ आपको अच्छा लगा है ना, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए, और उससे भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको बेहद पसंद आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में प्रॉपर तरीके से मराठा राज्य की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ध्यान देते हैं, केवल स्ट्रक्चर समझाना था आपको। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी इस पर, यानी कल आपको नेक्स्ट वीडियो मराठा राज्य के उद्भव और उसका प्रारंभिक इतिहास को लेकर के रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।